हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, अर्थात कुछ मानक वास्तविक फलन एवं उनके ग्राफ। तो इस वीडियो में हमने 4 फलनों के बारे में हम आपको बताएंगे। एक एक चीज बताएंगे उन फलनों के बारे में, उनके जो गुण होंगे, उनके जो ग्राफ होंगे, उनका डोमेन, रेंज, इन सब पर हम बात करेंगे ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए और आगे चल करके अगर उन फलनों से आपका सामना हो तो आप तनिक भी न घबराएं, आप तुरंत उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। तो इसमें हमने 4 फलन लिए हैं, और भी फलन बचे हैं तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो छोटे छोटे बने लेकिन अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, और आप बहुत अच्छे से इनको देखें, अच्छे से समझें। तो चलिए, सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है, अचर फलन। तो अचर फलन मतलब क्या होता है? ऐसा फलन जो जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। जैसे मैं लिख दिया एफ एक्स इक्वल के क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक्स वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही है, एक्स वाली चीज कोई नजर नहीं आ रही है, एक्स का नामो निशान नहीं है। ये फलन एक्स पर निर्भर ही नहीं करता। देखो, मैं अलग अलग तरीकों से आपको समझाते जा रहा हूँ, मतलब ना मैं जो बातें बोलते आ रहा हूँ ना वो उसी चीज को बोल रही है। के क्या है? अचर है, कोई नियतांक है। यानी कि राइट साइड में आपको एक्स कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये फलन एक्स पर निर्भर नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप एक्स की जगह कुछ भी रखते जाओ, राइट साइड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लो तो भला, एक्स की जगह आप 1 रखो, चलो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखो, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स है ही नहीं, 1 कहाँ रखें? इसका मतलब के ही आएगा। एक्स की जगह चलो 2 रखो दोनों पक्षों में, तो एक्स की जगह 2 रखोगे तो आप बोलोगे यहाँ तो एक्स है ही नहीं सर, कहाँ 2 रखें? तब भी मतलब के ही है तो के आएगा, सीधी सी बात है। तो अचर फलन इसी को बोलते हैं जिसकी वैल्यू एक्स के सारे मानों के लिए फिक्स रहती है, बदलती ही नहीं है। अगर आप इस फोटो के रूप में इसको देखें तो ये ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, ए और बी आर के सबसेट से, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, इन सबों का इमेज जो है इकलौता हमको सिर्फ और सिर्फ कौन मिलेगा? के मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे। मतलब एलिमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे हों, है ना भाई, हो सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हों, लेकिन इमेज के रूप में हमको केवल कौन मिल रहा है? के बस मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये फंक्शन कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एक्स का मान बदलने से जिस फलन का मान न बदले, ऐसा फलन कहलाता है अचर फलन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर इस फलन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? तो डोमेन तो आप कुछ भी, यहाँ एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, माइनस वाली कोई भी संख्या, प्लस वाली कोई भी संख्या, 0 रख सकते हो। मतलब समस्त वास्तविक संख्याएं जो है वो डोमेन हो जाएंगी इसका, यानी कि डोमेन हो जाएगा आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डोमेन। और अगर कोई मुझसे पूछे कि सर रेंज क्या होगा, ठीक है, तो मैं रेंज कहूंगा इकलौता के, सिर्फ सिंगलटन सेट के। रेंज क्यों बताऊं? रेंज क्या होता है? फलन के द्वारा डोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज क्या बना, तो इमेजेस के कलेक्शन को बोलते हैं अपन रेंज। तो यहाँ तो इमेज के अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वही के सिंगलटन सेट के बना करके आप उसका रेंज तैयार करोगे, तो डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। अब प्रश्न उठता है सर इसका अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो वो भी आप ध्यान से सुनिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन यानी क्या होता है? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल चीज है, घबराइएगा नहीं। देखो भाई, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल 3, एक बात की बात। ठीक है, अब जैसे वहां पे के लिखा था ना, वैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बना लिया। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक्स और वाई के, मतलब एक्स का मान रखेंगे, फिर जो इमेज पॉइंट मिलेगा उनका ऑर्डर पेयर बना करके यहाँ पर हम उसको चिन्हित करते हैं कहाँ पे करके। तो जैसे मान लो ये एक्स अक्ष में 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है, -1 -2 -3 ऐसे चलते जा रहा है। चलो एक्स की जगह 1 रखो दोनों पक्षों में, तो बोलोगे सर चलो इस पक्ष में 1 रख दो, उस पक्ष में तो एक्स है ही नहीं ना, तो 1 कहाँ रखेंगे? तो 3 का 3 ही रहेगा।
यानी 1 का इमेज पॉइंट 3 मिला, इधर 3 कहाँ है, 1 2 3, मान लो ये 3 है, ठीक है, 1 2 3, ये 3 है, तो 1 का इमेज पॉइंट 3 मिला, तो इसे मिलाओ इनको, ये 1 रखे तो 3 मिला, 3 तो वैसे भी मिलना ही था क्योंकि 3 के सिवा उधर कुछ लिखा भी नहीं है, तो ये इसका इमेज हो, ये ऐसे करके ये वाला है ना भाई, ये चलो x की जगह 2 रखो, तो 2 रखने पर क्या मिलेगा, उधर भी 2 रखो, तो उधर x है ही नहीं तो कहाँ 2 रखें, तो 2 का इमेज 2 का भी यानी कि x की जगह 2 रखोगे तब भी उसका इमेज 3 मिलेगा, तो फिर इसको भी मिलाओ, ऐसे ऐसे मिलाओ 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 मिलाओ, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा। 3 रखने पर x की जगह 3 रखो, x की जगह उधर 3 रखो, उधर तो x है ही नहीं, कहाँ 3 रखेंगे, तो 3 का भी इमेज 3 मिलेगा, ये ऐसे, वैसे 4 का भी इमेज 3 मिलेगा, सबों का इमेज 3 इंच मिलेगा, इधर -1 लो तो x की जगह -1 रखो, उधर भी रखो, उधर x है ही नहीं तो कहाँ से -1, तो -1 का इमेज क्या मिलेगा, 3 इंच मिलेगा, -2 का भी इमेज 3 इंच मिलेगा। अभी जो इमेज मिलते जा रहे हैं ना, उन सारे पॉइंट्स को आप मिलाओ तो एक सरल रेखा बनेगी, ये ऐसे देखो, ये ऐसे सरल रेखा बनेगी, ये ऐसे सरल रेखा, ठीक है, और यही आपका फलन का ग्राफ तैयार हो, ये फलन का ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है, सरल रेखा बन रही है एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा बनी है। अब ये 3 था ना, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, अगर 4 होता तो ये इमेज 4 पे मैच करते हम लोग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो जाती, 5 होता तो 5 हो जाती, अगर आप इसको k लिखोगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, k हो जाएगी, सीधी सी बात है। 3 था तो हम 1 3 1 3 2 3 3 3 का ये सब पॉइंट बना रहे थे, अगर 5 होगा तो इधर 1 उधर 5 देखेंगे, 2 उधर 5 देखेंगे, 3 उधर 5 देखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, तो दूरी k रहेगी तो k बनेगा, तो ये जो फिर सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स दिखेंगे, वैसे तो इधर उधर अनंत, इधर अनंत, कोई और छोड़ नहीं इसको, उधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, तो ये अंतहीन रेखा मिलेगी आपको एफ एक्स इक्वल के, ये इस फलन का ग्राफ बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट फलन यानी कि अचर फलन का जो ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है, वो एक सरल रेखा होती है जो एक्स अक्ष के समांतर होती है, और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर होती है, के दूरी पर होती है, जहाँ के कौन है, एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये के की वैल्यू मान लो यहाँ पे के की जगह मान लो -2 होता, तो ये रेखा नीचे बनती है -1 और -2, तो -2 पे ऐसे रेखा बनती है ऐसे करके, तो ये एफ एक्स इक्वल -2 हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कांस्टेंट फंक्शन आपको, तो यही कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, एंड कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज है वो सिंगलटन सेट के, वेयर के इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज के इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे का अगला फंक्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला फलन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी तत्समक फलन, तत्समक फलन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, तो नाम से स्पष्ट है, तत्समक, तत् उसी के समान, तत्समक उसी के समान, मतलब ये ऐसा स्पेशल फंक्शन है कि जिसमें आप एलिमेंट की जगह जो रखोगे वही आपको इमेज के रूप में मिलेगा, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, और 5 रखोगे तो 5 मिलेगा, और 1,00,000 रखोगे तो 1,00,000 मिलेगा, ठीक है, जितना रखोगे उतना मिलेगा, तत्समक उसी के जैसा, वही जो है वही इमेज, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, इसलिए हम इसको अलग नाम से, अलग सिंबल से लिखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एफ से तो हम लोग लिखे ही हैं, लेकिन इसके लिए और अच्छे से एक अलग सिंबल यूज किया जाता है आई, तो आई एक्स इक्वल एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, बता दीजिए सर। देखो सर, 1 रखे तो 1 मिला, यानी 1 एलिमेंट उसका इमेज 1, इसको देखो x की जगह में, इसको देखो y की जगह में, तो चलो ये 1 इधर से भी 1, उसको मिलाओ, ये ऐसे 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 देखो इधर 2, उधर कहाँ 2, उधर देखो, ऐसे मिलाओ, ये देखो ऐसे मिलाओ, ये 2 2, फिर 3 3, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, तो 3 इधर से देखो 3 उधर से देखो, फिर ऐसे मिलाओ,
अगर -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, तो इधर एक्स वाला -1 इधर आएगा, वाई वाला -1 इधर जाएगा, इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे -2 रखेंगे तो -2 आएगा, इसको ऐसे मिलाओ। फिर ये सारे पॉइंट्स जो आपको मिले हैं सबको मिला दो, देखो ऐसे क्या बना, एक सरल रेखा बना। और वो कौन सी सरल रेखा है, y इक्वल एक्स। y इक्वल एक्स वाली क्यों हुई, क्योंकि जो आपने x की वैल्यू रखी, भाई हम लोग हमेशा y बराबर एफ एक्स बोलते हैं ना फलन को, तो यहाँ तो भैया एफ एक्स बराबर एक्स है, यानी y और x बराबर है। जो x की जगह रख रहे हो वही हमको वहां पे मिल रहा है, यहाँ जो रख रहे हो वही बाजू मिल रहा है। x और y की वैल्यू सेम सेम है, 1 देखते हैं तो 1 देख के मिला देते हैं, 2 रखते हैं तो 2 देख के मिला देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट रख रहे हैं वही इमेज के रूप में मिल रहे हैं। तो 1 रखें तो 1 मिल रहा है, तो 1 1 मिला दिए, 2 2 मिला दिए, 3 3 मिला दिए। मतलब जो एक्स अक्ष में रख रहे हो वही वाई अक्ष में देख के, मतलब जो एक्स अक्ष में आप वैल्यू रख रहे हो वही आप वाई अक्ष में आपको प्राप्त हो रहा है ना भाई। 1 रखे तो 1 प्राप्त हो रहा है, 2 रखे तो 2 प्राप्त हो रहा है, 3 रखे तो 3 प्राप्त हो रहा है। जो एक्स की वैल्यू रख रहे हो वाई की वैल्यू वही प्राप्त हो रही है, इसलिए वाई इक्वल एक्स वाली ये रेखा है, और ये वाई इक्वल एक्स वाली रेखा ही इस कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी यार कांस्टेंट नहीं भैया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया कि नहीं। इसका डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स की जगह दुनिया जहान का कोई भी वास्तविक नंबर रख दो, वास्तविक नंबर ना, हम रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो रखोगे वो मिलेगा। इसलिए इसका डोमेन भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा डोमेन भी पूरा समूचा आर हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर, और इसका जो रेंज है वो भी आर होगा। क्यों, जो रखोगे वो मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, y इक्वल एक्स वाली लाइन हमेशा 45 अंश का कोण बनाती है, एक्स अक्ष पे, इसको ध्यान रखना। ये कोण 45 अंश, तो ये भी 45, क्योंकि टोटल तो 90 होता है ना, ये भी 45, मतलब बीचों बीच से जाती है, ऐसा आप ध्यान रखो, है ना भाई। तो ये तत्समक फलन भी हो गया। अब आता है आपका मापांक फलन, तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, मापांक फलन, मापांक फलन, तो तीसरा देखिए आप मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, निरपेक्ष मान फलन भी बोलते हैं। अब ये मापांक फलन क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसको हम लोग मॉड एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स करके परिभाषित करते हैं, ये मापांक फलन है, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स का मतलब क्या होता है वो सुनो। ठीक है, मॉड एक्स मतलब क्या होता है, एक्स जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और मतलब मॉड x की वैल्यू x कब होती है, जब x 0 या 0 से बड़ा हो, और मॉड x की वैल्यू -x कब होती है, जब x 0 से छोटा हो। ठीक है, ये देखो कितनी गजब तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो देखो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आप घबराइए नहीं, केवल हम फलन को बता करके इसको निपटाएंगे नहीं, सूत्र याद रखने से ही पर्याप्त नहीं, तो उसको समझना पड़ता है। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से देखो कि मॉड x बराबर x कब होगा, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, और मॉड x का मान -x कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है वो देखो। चलो मान लो x का मान 5 है, एक बात की बात, तो हम मॉड 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, x की जगह मैंने 5 रख दिया। अब आप गौर से देखो कि मॉड के अंदर जो चीज लिखी है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो क्या है वो, तो वो धनात्मक है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, उस समय मॉड x की वैल्यू x होती है ना भाई। हमारे पास दो चीजें हैं, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये हम कब लिखेंगे, जब ये होगा, और ये कब लिखेंगे, जब ये होगा। तो अभी कौन है, 5, और 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम ये वाले चीज को देखेंगे। जब x 0 या 0 से बड़ा हो उस समय मॉड x की वैल्यू x होती है, मतलब मॉड 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर x की वैल्यू -5 होती, ठीक है, तो f -5 यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, मॉड के अंदर -5। अब बताओ क्या होगा, तो अब देखो, अब x की वैल्यू -5 है, और -5 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो -5 नेगेटिव है, अर्थात 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होने के लिए हम अब इसको नहीं देखेंगे,
क्योंकि ये हम तब देखेंगे जब x शून्य या शून्य से बड़ा होता है। हम अब वो हमारे मतलब का नहीं, अब हम x की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो x जब शून्य से छोटा हो अर्थात x जब नेगेटिव हो, उस समय मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर x शून्य से छोटा है, अगर x नेगेटिव है, तो मोड x की जगह मोड x की वैल्यू क्या होती है, -x। मतलब जो यहाँ लिखा है उसके सामने नेगेटिव लगाना है। जो यहाँ लिखा है, यहाँ कौन लिखा है, -5, तो जैसे मोड x का -x हुआ, ऐसे ही मतलब जो यहाँ लिखा है उसके सामने माइनस लगा, तो वैसे जो यहाँ लिखा है उसके सामने में माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा कब है, जब अंदर लिखी चीज शून्य से छोटी हो। तो भैया अंदर लिखी चीज कौन है, -5, और वो शून्य से छोटा है, उस स्थिति में मोड x बराबर -x होता है, इसलिए मोड ऑफ -5 बराबर माइनस ऑफ -5 होगा। ठीक है, ये माइनस का ये माइनस है और x की जगह -5 है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप गौर से देखेंगे सर, मॉड 5 भी 5 हुआ और मॉड -5 भी 5 हुआ, तो मैं यही तो आपको बताना चाहता था। इसलिए इसको निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। निरपेक्ष मान फलन मतलब ऐसा फलन कि जिसके अंदर कोई चीज है, अगर कोई संख्या लिखी है तो वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो आंसर आपको हमेशा धनात्मक रूप में देगा। ठीक है, देखो ना, मॉड 5 5 हुआ, मॉड -5 भी 5 हुआ, मतलब आंसर के रूप में हमेशा धनात्मक मिल रहा है, चाहे अंदर ऋणात्मक रहे चाहे धनात्मक रहे। और ये खूबसूरती से ऐसे क्यों परिभाषित हुआ, आप इधर देखो, अगर x 0 से बड़ा है तो यहाँ सिर्फ x लिखा है, वो खुद ही 0 से बड़ा है, तो आंसर के रूप में आपको x मिलेगा जो कि 0 से बड़ा है। लेकिन अगर x 0 से छोटा है, अब x 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाए, तो सामने में माइनस लगाया गया ताकि माइनस माइनस x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, सामने में और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हर हाल में मॉडुलस फंक्शन आपको धनात्मक मान प्रदान कर रहा है, जिसको आपने अभी अच्छे से समझा है। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछेगा सर इसका डोमेन क्या है, तो मैं बोलूंगा भैया डोमेन मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, x की जगह आप धनात्मक रखो, ऋणात्मक रखो, शून्य रखो, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, मगर 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 ठीक है, डोमेन की जगह तो r होगा पूरा, मतलब पूरा। लेकिन रेंज क्या होगा सर, रेंज इसका, तो भैया आपको प्राप्त क्या हो रहा है वो देखो, प्राप्त क्या हो रहा है आप वो देखो। अच्छा, 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो आप 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, और क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए मॉड x की वैल्यू x होती है, अर्थात x की जगह 0 रखोगे तो मॉड 0 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, 0 तो 0 है ना भाई, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या मिलेगा हमको, रेंज क्या मिलेगा, समस्त वास्तविक संख्याएं में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ऋणात्मक वाली वास्तविक संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको आंसर के रूप में हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या और शून्य मिल रहा है। ठीक है, ऋणात्मक हमको नहीं मिल रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें, हमको ऋणात्मक नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जो रेंज मिलेगा वो मिलेगा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स में कौन कौन आ जाएंगे, वे समस्त रियल नंबर्स आएंगे x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो हमने किस तरीके से उसको परिभाषित किया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए भाई। मॉड x इक्वल -x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, तो यहाँ -5 0 से छोटा है, इसलिए मॉड ऑफ -5 -x, अर्थात माइनस और x की जगह -5। ठीक है, देखो तुलना करके देख लो, x की जगह -5 दिख रहा है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं मॉड है इसलिए माइनस का भी प्लस हो जाएगा, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको डिफाइंड ही वैसा किया गया है, वैसा वो डिफाइंड होता है। ठीक है, इसलिए निरपेक्ष मान फलन यानी कि आंसर आपको सदा प्लस मिलेगा, चाहे अंदर में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। आपने इसका डोमेन रेंज भी देख लिया। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं इसके ग्राफ की। देखो भैया, जब आप 5 रख रहे हो तब भी 5 मिल रहा है, तो देखो यहाँ का 5 रखने पर 5 मिल रहा है, ये 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, ऐसे ही 1 रखने पर आपको 1 मिलता, ये 1 ऐसे ही आप 2 रखते तो आपको 2 मिलता, 3 रखते तो 3 मिलता, 4 रखते तो 4 मिलता। अच्छा, अगर आप -5 रखे हो तो क्या मिला है, x इक्वल -5 रखे हो तब भी आपको आंसर के रूप में 5 मिला है। ठीक है, तो x इक्वल जब आप -5 सोचते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं ना,
एक्स की जगह जब आप -5 सोचते हो तब भी वाई की जगह आपको +5 ही मिला है, देखिए उतनी ही दूरी पर बनाना चाहिए मुझे, ये ऐसे। एक्स की जगह जब आप 5 मतलब -5 सोचते हो तब भी वाई की जगह आपको 5 मिला, मतलब वाई की जगह अगर नेगेटिव मिला रहता तो मैं ऊपर नहीं देखता, मैं इधर देखता कहाँ से मिल रहा है, ऐसे में देखते देखो इधर माइनस में नेगेटिव ऐसे ऐसे मिला था, लेकिन वाई की जगह आंसर की जगह तो हमको प्लस में ही मिल रहा है, इसलिए मैं, और प्लस कहाँ होता है, वाई जो आपको आंसर मिलता है ना, याद रखना उसको हमको वाई अक्ष में देखना है, तो वाई अक्ष प्लस में कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और माइनस में नीचे रहता है, हमको तो हमेशा आंसर प्लस में मिल रहा है, इसलिए मैं ऊपर देखूंगा, तो ऊपर वाई कहाँ 5 है, यदि यहाँ 5 है, ये ऐसे मिलेगा। अच्छा सोचो जरा, अगर मैं -4 का मॉड ढूंढूं, खोजूं, कितना मिलेगा इस डेफिनेशन के अनुसार, -4 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलेंगे सर -4 तो जीरो से छोटा है, ऐसी स्थिति में मॉड एक्स की वैल्यू -x होती है, अर्थात मॉड -4 की वैल्यू -x, और x की जगह खुद -4 है तो +4, अर्थात -4 रखने पर भी आपको +4 मिल रहा है, -4 रखने पर भी आपको +4, -4 इधर से +4, ये दे ऐसे -3 रखोगे तो बहुत 3 मिलेगा, -2 रखोगे 2 मिलेगा, मतलब तुम इधर x की जगह प्लस रखो चाहे माइनस रखो, आपको y में तो प्लस वाला ही मिल रहा है, इसलिए इसका ग्राफ इस सारे पॉइंट को मिलाओ ना ऐसे करके, और इधर से सारे पॉइंट को मिलाओ ऐसे करके, तो आपका ग्राफ कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, मतलब नीचे उसका कोई रोलिच नहीं है, ठीक है, आपको ऊपर मिलेगा ग्राफ, इस अक्ष में ये लाइन y बराबर x से संपाती है, और इधर y बराबर -x से संपाती है, ठीक है। आप देख लो, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी मेरे दिमाग जबान में बार बार कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, ये हो गया मापांक फलन का ग्राफ, ठीक है, मापांक फलन अर्थात मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, ग्राफ उसका इस तरीके से बन रहा है, आप देख लो y = x, ये लाइन जो है ना वो y = x वाली लाइन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ x अक्ष के धनात्मक क्षेत्र में, जब x अक्ष जिधर धनात्मक होता है उस साइड y = x वाली लाइन से संपाती होता है उसका ग्राफ, और जिधर x ऋणात्मक होता है उस तरफ y = -x वाली लाइन से संपाती होता है, इसका ग्राफ मॉड x वाला का ग्राफ, ठीक है, मॉड x फंक्शन का ग्राफ, और ये उसका डोमेन रेंज हो गया, ये इस तरीके से उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, यानी मापांक फलन की कुछ खासियत, कुछ उसके प्रॉपर्टी, कुछ गुणधर्म, तो आप इसको अच्छे से देख लो, एक बार चिंतन मनन कर लो कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप उसको देखो, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाने पर ही आपको समझ में आएंगे इसके गुण, तो अच्छे से एक बार देख लो इसको। दोस्तों चलिए अब देखिए मापांक फलन के गुणधर्म, तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है मापांक फलन की, इनको याद रखने का मैं आपको जबरदस्त और सरल तरीका बताते चलूंगा, और एग्जाम्पल भी आपको देते चलूंगा कि आप खुद भी इन प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल्स की मदद से कैसे याद रख सकते हैं। तो दिखने में भले आपको दिख रहे हैं कि इतने सूत्र कौन याद रखेगा, लेकिन जब हम ट्रिक की बात करेंगे तो ये आपको एकदम जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, किसी वास्तविक संख्या x के लिए हमेशा, ये आपका पहला प्रॉपर्टी है ना, किसी वास्तविक संख्या x के लिए √x² ऑलवेज इज इक्वल्स टू मॉड x, अर्थात वर्गमूल जब हम लिखते हैं तो हमेशा हमको धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, इस बात को याद रखना आप, वर्गमूल x² बराबर मॉड x, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर x² जैसे मान लो लिखा है, x² मान लो लिखा है, मान लो 26 लिखा है, तो x का मान हम लोग वर्गमूल 26 करके प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है ना, वो ठीक है, अगर सामने देखो ये दो अलग अलग चीज है ना, ये दो अलग अलग चीज है, ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, चलेगा। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे तो सामने में धनात्मक संख्या लिखे है ना, तो सामने में धन है ना, सामने में धन है, देखो ये +√26 और ये क्या है -√26, हम इस तरीके से अगर वर्गमूल लेते हैं तब हम प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज समझिए आप, जब हम वर्गमूल लिखते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, वो तो ठीक है, मगर ये आप देखो ना यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा है, तो वो क्या है, वो क्या है बताओ, वो धन में है ना भाई, कुछ नहीं मतलब धन है। अब आप उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो ये किसी भी स्थिति में माइनस में नहीं आएगा, वो हमेशा प्लस में ही आएगा, मतलब वर्गमूल अगर पहले से लगा हो, ठीक है, ये तो हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल किया, यहाँ तो वर्गमूल पहले से लगा है, तो सामने जो चिन्ह होगा उस हिसाब से, सामने क्या है प्लस है, तो समझ जाओ इधर माइनस में आंसर आ ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको मॉड x करके लिखेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, मॉड x मतलब हम उसको धनात्मक के रूप में लिखेंगे।
ठीक है। फिर आप अंदर चाहे x की जगह में -5 का वर्ग सोचें, चाहे +5 का वर्ग सोचें, यानी x की जगह में अगर आप -5 का वर्ग रखोगे तो मॉड -5 यानी 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 5 का वर्ग सोचोगे तब भी मॉड 5 यानी 5 ही मिलेगा। आप इसको देख लो, अच्छे से उसको समझो क्या लिखा है वहां पे। वो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा देखिए आप, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे रखता हूँ मैं, अब आपको पूरा क्लियर नजर आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आप, √5 का वर्ग, √5 का वर्ग, तो परिभाषा के हिसाब से अगर x की जगह -5 का वर्ग लिखता हूँ तब मेरे को यहाँ पे मॉड -5 और मॉड -5 मतलब 5 धनात्मक मेरे को मिल रहा है। और अगर 5 प्लस लिखूंगा मैं, ठीक है, 5 के स्क्वायर लिखूंगा तब मॉड 5 यानी 5 ही मिलेगा, यानी कुल मिलाकर इधर धनात्मक मिलेगा, क्योंकि सामने में तो प्लस चिन्ह है ना, सामने में प्लस चिन्ह है ना, इसलिए प्लस मिलेगा आपको। हाँ, अगर हम वर्ग से इधर आके फिर ऐसे वर्गमूल लेते हैं तब उसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, ये देखो सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक नहीं मिल सकता। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये आपको समझ में आया होगा, देखो कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं अपन आगे। अब मैं आपको अगला जो गुण है वो आपको बता रहा हूँ, अगली प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। अगर a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब पहला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, और इफ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। अब आप कहेंगे सर आपने तो इसको फटाफट पढ़ दिया, कुछ समझाया ही नहीं, तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है आप गौर से देखो, ये वेवी कर्व मेथड से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो मैं फटाफट आपको वेवी कर्व मेथड यहाँ पे सिखाता हूँ। वेवी कर्व मेथड पर एक फुल वीडियो बना हुआ है 1 घंटे का, आप जरूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो देखो, एक्स स्क्वायर है लेस देन और इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, इधर पलटा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें दो फैक्टर मिलेंगे, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। इसको अलग अलग जीरो के बराबर रखोगे तो एक बराबर, एक टोक से एक्स की वैल्यू माइनस है और एक टोक से मिलेगी ए, माइनस ए और ए ऐसे सजा दिए, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में। अब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस हम करते हैं, आपको पता होगा अच्छे से, हम जिसको सीख चुके हैं। वेव चला देंगे। अब बताओ हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब हमको नेगेटिव वाले हिस्से को ध्यान देना है, यहाँ से ये वाले हिस्से को ध्यान देना है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से ए के बीच में होगी, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तो माइनस ए और ए को भी शामिल करना पड़ेगा। और इसी चीज को आप लिख सकते हो, x किसके किसके बीच x मंडराएगा बताओ, a से माइनस ए से ए के बीच मंडराएगा, इसलिए इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यही लिखा है, माइनस ए से ए तक के x का मान हो सकता है, ठीक है। तो ये उस मेथड से कितनी आसानी से पता चल गया। आप अब बोलोगे सर ये फिर कहाँ से आए, आपने देखो मैं आपको क्या बताया, आप दोनों पक्षों में वर्गमूल लोगे, तो इधर आप जब वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल एक्स स्क्वायर, अभी आपने देखा मॉड एक्स होता है, अगर आप दोनों पक्षों में वर्गमूल लोगे तो ये मॉड एक्स है ना भाई, और ए तो कांस्टेंट है तो फिक्स है तो उसका ए ही होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, आपने इसको मतलब इसको इससे ला लिया, और क्या बोलते हैं, इसको वर्गमूल करके आपने ये भी ला लिया, मगर जो है इससे ये कैसे आएगा, ठीक है, इससे ये कैसे आएगा वो हमको समझना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले बताइए आपको समझ में आया कि नहीं है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो आप। इसको पलटाए, ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाए, फिर अलग अलग फैक्टर को 0 के बराबर लिखे, माइनस मतलब छोटे से बड़े के क्रम में इन वैल्यूज को सजाए, फिर प्लस माइनस प्लस किए। ये काम प्लस माइनस प्लस वाला जो चिन्ह लगाने का काम है हमेशा राइट साइड से शुरू होना चाहिए, राइट साइड से, ठीक है। वेवी कर्व मेथड में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, जरूर देखिएगा। अब देखो हमको लेस देन और इक्वल टू चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब हमको धनात्मक चीजों से, धनात्मक क्षेत्रों से मतलब नहीं है, ऋणात्मक क्षेत्रों से मतलब है। तो ऋणात्मक चीजें कहाँ से कहाँ तक है, मतलब ऋणात्मक वाला जो अंतराल है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से ए तक है, तो माइनस ए से ए तक लिख करके एक्स उसमें बिलोंग करेगा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए तक की हो सकती है, तो माइनस ए से ए तक की हो सकती है, तो अपन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वाला कैसे है, तो मैंने दोनों पक्षों में वर्गमूल कर दिया, तो इधर वर्गमूल करूंगा तो हमको अभी
अभी तो एक गुण समझे कि वर्गमूल एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स होता है, तो इसकी जगह मॉड एक्स हो गया वर्गमूल करने पर, और इसके वर्गमूल करने पर ए क्यों हुआ, क्योंकि ए क्या है, ए क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होगा, उसका वर्गमूल वापिस ए आ जाएगा, है ना भाई, तो वो तो धनात्मक है, इसलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप सब ध्यान से देखें, गड़बड़ न हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये इससे ये कैसे आया, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए लिखा है। अब मुझे बताइए, जब x का मान शून्य से बड़ा होता है, ठीक है ना भाई, तो मॉड x की जगह क्या होता है बताओ, x होता है। ठीक है, जब x का मान शून्य से बड़ा होता है तो मॉड x की जगह क्या होता है, x होता है, तो मॉड x की जगह x लिख के इसको, मॉड x की जगह x लिख दिया और लेस देन इक्वल टू a लिख दिया। ठीक है, जब x का मान शून्य से छोटा हो तो क्या होता है, मॉड x की जगह, है ना, मॉड x की जगह क्या होता है, माइनस x होता है। हमने कहाँ से पढ़ा इसको, जो मॉडुलस वाले फंक्शन की जो डेफिनेशन है, अभी आप भूल गए होंगे, मैं भी थोड़ी देर पहले लिखा था, मॉड x बराबर x जब x शून्य है, शून्य से बड़ा और माइनस x जब x शून्य से छोटा हो। अभी तो देखे थे ना ये डेफिनेशन, वहीं से तो आया है, x अगर शून्य से बड़ा हो तो इस तरीके से होगा और शून्य से छोटा हो तो इस तरीके से होगा। यानी अब मॉड x की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस x लिखूंगा, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब देखो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, या यूं कहिए कि माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसको उधर भेजे इसको इधर लाए। अब देखो दोनों को कंबाइन करके लिखो, एक्स उससे छोटा या बराबर है, एक्स इससे बड़ा या बराबर है, तो इसको यहाँ पे टिका दिया इधर ऐसे, ये वाले हिस्से को यहाँ जोड़ दिया लाके। ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखो x जब 0 से छोटा है तो मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स होता है, तो मॉड x की जगह माइनस एक्स इधर गया, मैं मॉड x की जगह माइनस एक्स फिट कर दिया वहां पे, इधर मॉड x की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए आ गया, माइनस एक्स को उधर ले गया तो x, ए को इधर लाया तो माइनस ए, और ये वाले हिस्से को x इज लेस देन इक्वल टू ए, तो x इज लेस देन इक्वल टू ए, तो ये पूरी चीज मेरे पास तैयार हो गई। मतलब मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है कि वो ये इससे छोटा या बराबर है और ये उससे छोटा या बराबर है। देखो ये दो चीज को कंबाइन करके लिखो, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, तो ये इसको लाके बाजू में फिट कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। ये दे, सीधी सी बात है। तो ये प्रॉपर्टी पहला, ऐसी करके बाकी प्रॉपर्टीज भी हुआ है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो इधर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इधर फिर दो ऑप्शन हो जाएंगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए या एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर लाइन में इस समय हम लोग क्या चुने हैं, नंबर लाइन में फिर वो जैसे प्लस माइनस प्लस किए थे, तो जब ये लेस देन इक्वल टू ए लिए थे तो वो नीचे माइनस वाला अंतराल चुना गया था, नीचे वाला तो हमको ये मिला था। अब वो प्लस प्लस के दो अंतराल चुनोगे तो आपको ये या वो मिलेगा। ठीक है, आप नहीं तो देख लो, ये देखो यहाँ पे फटाफट देख लो, ये देखो आप माइनस ए और ए मिला था, प्लस माइनस प्लस। अब हमको यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ए पलटाओगे तो क्या होगा भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्लस प्लस वाला चुनना है, तो ए और उसके उस पार वाला माइनस ए और इसके इस पार वाला, तो ये इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ से अब देखो ना, नीचे वाला तो फिर इजीली है, यहाँ पे देखो ऊपर के दो और नीचे के दो में फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे इक्वलिटी भी थी, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, बाकी चीजें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम रूप है, आप देख लो सेम इन दोनों की जैसे ये दोनों है, बस यहाँ से इक्वलिटी वाला हट गया, स्ट्रिक्टली आ गया, स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखो, अगर एक्स स्क्वायर जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच हो तो वर्गमूल लेने से ये हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल मॉड एक्स लिखे हैं और ये एक्स इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको स्वयं सॉल्व करें कैसे आएगा, ये बहुत सरल है। ठीक है, एक एक को डिटेल में बताने के लिए समय बहुत लगेगा। फिर यहाँ से लेस देन इक्वल टू, ये इक्वलिटी वाला हटा दिया, केवल स्ट्रिक्टली कर दिए तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी कुछ और प्रॉपर्टी से आप देख लो, एक्स वाई अगर कोई दो वास्तविक संख्या है तब मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा, ऐसे एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक या शून्य हो, या फिर दोनों के दोनों ऋणात्मक हो, एक जैसा नेचर हो, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। या तो दोनों धनात्मक हो, या तो दोनों ऋणात्मक हो, या तो फिर मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि या तो दोनों अऋणात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, तब ये प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। फिर ये वाली प्रॉपर्टी कब फॉलो होगी, मॉड x माइनस वाई, मॉड x मतलब इक्वल में क्या होगा, मॉड x माइनस मॉड y, ऐसा कब होगा,
यदि x 0 या 0 से बड़ा हो, y 0 या 0 से बड़ा हो और x का मॉडुलस y के मॉडुलस से बड़ा हो, या फिर अगर इन दोनों अगर 0 या 0 से छोटे हो, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी तो बरकरार रहनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इनको हम याद कैसे करेंगे, तो कठिन लग रहा है। आप कुछ मत करो, x और y की जगह कुछ कुछ वैल्यूज ले लो, 2 3 4 5 और रख के देख लो, फिर ये सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ऐसे करते करते आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग खुद काम करने लगेगा कि ये सूत्र बना है तो ऐसा क्यों बना है, अगर इसका मैं उल्टा पुल्टा पलटता हूं तो कहाँ गड़बड़ होती है। जब इस चीज को आप देखोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तीसरी प्रॉपर्टी मॉड एक्स प्लस माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, यानी यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, आपके पास हमेशा प्लस में अगर टूट रहा है, अगर ये बीच में अगर उसको आप प्लस में तोड़ोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में ही टूटेगा। ठीक है, मतलब वो चीज बड़ा या बराबर रहेगा। और अगर आप इसको बदल दोगे मॉड एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, इस तरीके से जाएगा। यानी कि अगर माइनस में करते हो आप तो ये चीज बड़ी, और अगर प्लस में तोड़ते हो तो वो चीज बड़ी। इस तरीके से याद रखना चाहिए, ये आगे बहुत काम आएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। हम मॉडुलस वाले फंक्शन की जब कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी अर्थात सांतत्यता अवकलनीयता के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये ज्ञान आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए ये मॉडुलस फंक्शन हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम आपको बताते हैं सिग्नम फंक्शन यानी सिग्नम फलन, जो कि इस तरीके से परिभाषित होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तब ये लिखना है, और जब x की वैल्यू 0 होगी तब एफ एक्स इक्वल 0। अगर आपको ये कठिन लग रहा है ये वाली परिभाषा, तो आप इस सरल रूप में ये देख सकते हो, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जब x 0 से बड़ा होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जब x 0 से छोटा x 0 होगा, और एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी जब x 0 से छोटा होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप देखो x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हुई, तो 0 से बड़ी मतलब समस्त धनात्मक संख्याएं, तब x एफ एक्स की वैल्यू 1, समस्त धनात्मक संख्याओं के लिए 1 1 मतलब एक फिक्स लाइन बनेगी जो 1 हाइट पे होगी। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है, इसलिए 0 रखने से 0 मिलती है, तो 0 यहाँ नहीं मिलेगा अपने को, 0 यहाँ मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे फंक्शन को मतलब फंक्शन के ग्राफ को टूटता हुआ दिखाना है। टूटता हुआ दिखाने के लिए आप यहाँ पे ब्लैक सर्कल नहीं व्हाइट सर्कल लिखोगे, मतलब वहां पे आके फंक्शन टूट जाता है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का ग्राफ ये ऐसा है कि मतलब हालांकि बढ़ वो उधर रहा है क्योंकि x का मान उधर बढ़ेगा। ठीक है, और फिर 0 रखने पर 0 मिलता है, और x की वैल्यू नेगेटिव रखने पर फंक्शन की वैल्यू -1 मिलती है। -1 वाला ग्राफ ये उतनी ही हाइट पे नीचे बनेगा। ये ऐसे मिला दोगे आप, क्योंकि 0 रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू -1 है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है। x इक्वल 0 पर बस फंक्शन के लिए 0 होती है, धनात्मक मानों के लिए 1, ऋणात्मक मानों के लिए -1। तीन चीज के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए रेंज में आपका -1, 0 और 1 आएगा, लेकिन रखने को आप कुछ भी रख सकते हो, इसलिए डोमेन आ रहा है। ठीक है, यही सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ, डोमेन हुआ, रेंज हुआ। आज हमने 4 फलनों के बारे में पढ़ा, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है, लेकिन अगले कक्षा में और भी अधिक महत्वपूर्ण फलनों के बारे में पढ़ेंगे। महत्तम पूर्णांक फलन, निम्नतम पूर्णांक फलन, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे वीडियो सीरीज के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो, तो जरूर लाइक करें, क्योंकि ये देखा गया है कि वीडियोस में व्यूज ज्यादा आते हैं लेकिन लाइक कम रहते हैं, इसलिए आप भरपूर लाइक करें। लाइक करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, कोई लागत भी नहीं लगती, इसलिए लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।